जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी और जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल की अदालत ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को मनशियात बरामदगी केस में मलीर कोर्ट में भी पेश कर दिया गया। ये मेरे वकील नहीं है। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी ने वकला सफाई को ऑन करने से इनकार कर दिया है। समात से मुतालिक मजीद जानते हैं लियाकत अली राना से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा, समात का क्या अहवाल था? देखें, मुलजिमा अनमोल और पिंकी जिसके खिलाफ 18 के करीब मुकदमात अब तक सामने आ गए हैं। आज सुबह पहले जुडिशल जो साउथ के ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं जनाब मुर्तजा, उनके रूबरू पेश किया गया, जहां 11 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वहां मुलजिमा का जो जिस्मानी रिमांड का भी ऑर्डर तो नहीं हुआ, लेकिन रिमांड जैसे ही कार्रवाई मुकम्मल हुई, पुलिस मुलजिमा को लेकर जिला सेंट्रल की एक अदालत में पेश हुई। जुडिशल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्दुल सत्तार की अदालत में पेश हुई, जहां पुलिस ने जो खातून पुलिस इंस्पेक्टर थी उसने 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी। वहां जब वकला ने जो वकला सफाई पेश हुए उन्होंने मुखालफत की इसकी, लेकिन उस वक्त मुलजिमा ने कहा कि मेरे ये वकील नहीं है, मैंने किसी वकील को हायर नहीं किया, जबकि वकला का इसरार था कि वो मुलजिमा की तरफ से पेश होंगे। अदालत ने मुलजिमा का रिमांड ये कहकर मुलतवी कर दिया कि जो अदालत पहले जिस अदालत में पेश किया गया है वो फैसला करेगी, वही हमारा फैसला होगा। अगर वहां से जिस्मानी रिमांड मुलजिमा का हुआ तो इस अदालत से भी उतना ही जिस्मानी रिमांड दे दिया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद मुलजिमा को पुलिस मोबाइल में बिठाकर मलीर कोर्ट में पेश किया गया, जहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू मुलजिमा को पेश कर दिया गया है। वहां तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमा की निशानदेही पर उसके फ्लैट पर छापा मारा गया, जहां से करोड़ों रुपए की मनशियात और बरामद हुई है, जबकि मुलजिमा का कहना था कि ये सब झूठ है, मैंने कोई बरामदगी नहीं करवाई, ना ही मैंने किसी कोई इस तरह का कारोबार करती हूँ। मुलजिमा का कहना था वो बेगुनाह है, उसे तशद्दुद करके ऐसे बयानात लिए जा रहे हैं कि वो मुकदमात में मुलव्विस है। अदालती कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। मुलजिमा को तीसरी अदालत में पेश किया गया, जहाँ अभी तक ताहम किसी भी अदालत में मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड देने या ना देने का फैसला नहीं हुआ। जी सही। अच्छा शकील, ये भी आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हटो बच्चों का शोर, गाड़ियों की तवील कतार। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी पहली पेशी पर मॉडल बनकर अदालत आई तो दूसरी पेशी पर कानून आगे नजर आया। मीडिया की जानिब से मामला उठाने पर पुलिस को कानून पर SOPs पर अमल दरामद का ख्याल आ गया। सिटी कोर्ट में पेशी के लिए मुलजिमा को मुकम्मल तौर पर पर्दा डाल कर लाया गया। इसके बावजूद अनमोल पिंकी चेहरे से बार बार पर्दा हटाती रही और मीडिया के नुमाइंदों को अपनी बेगुनाही सुनाने की कोशिश करती रही। लेडी एहलकारों ने मुलजिमा के चेहरे को दोबारा ढांप दिया और शोर शराबे में बड़ी मुश्किल से कमरे अदालत तक ले गए। नए विफाकी बजट में भी वजारत खजाना और FPR की नाअहली का बोझ गरीब अवाम को उठाना पड़ेगा। हुकूमत ने IMF को 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की यकीन दहानी करा दी। IMF के दबाव पर पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी बंद करने का भी फैसला कर लिया गया। नए बजट का हजम 17,000 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद ने हमें ज्वाइन की है। शकील, इस हवाले से बताइए क्या तफसीलात हैं? देखिए, नए वफाकी बजट की आमद है और वजारत ख़जाना और FPR ने भी कमर कस ली है, क्योंकि वजारत ख़जाना और FPR की जो नाअहली का बोझ है वो आवाम पर डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नए माली साल के बजट का मजमूई हजम जो है वो 17,000 अरब से ज़ायद होगा। 17,267 अरब रुपए FPR का टैक्स रेवन्यू का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ है। लेकिन अहम बात यह है कि वफाक और सूबे मिलकर 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इकदाम लेंगे, जिसमें वफाकी हुकूमत 430 अरब रुपए के इकदाम लेगी। उसमें 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस, नए टैक्सेस और 215 अरब रुपए इन्फोर्समेंट के जरिए यानी ऑडिट और निगरानी का अमल सख्त करके हासिल किए जाएंगे। अहम बात यह भी है क्योंकि IMF के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं और IMF की डिक्टेशन पर यह बजट तैयार किया जा रहा है और आवाम को पेट्रोल और डीजल पर जो उनको रिलीफ मिल रहा था, जो उनको सब्सिडी मिल रही थी, उसको महरूम होना पड़ेगा अगले माली साल, क्योंकि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि अब सब्सिडी जो है वो सबको नहीं मिलेगी और इससे ईंधन की कीमतों में, पेट्रोल डीजल की कीमतों में अगले माली साल भी इजाफा होगा, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी की बाद में इजाफी रकम आवाम से वसूल की जाएगी और इसके लिए बताया गया है कि 1727 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की बाद में वसूल किए जाएंगे और इस माली साल के मुकाबले में ये कहीं ज़्यादा अमाउंट है। इसके अलावा अब बहुत सारे सेक्टर टैक्स वसूली नहीं हो रही, ख़ासतौर पर ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली उस तरह नहीं हुई जिस तरह IMF
तरफ से वादा किया गया था। तो अब अगले माली साल से ये वसूली शुरू होगी, क्योंकि ज़रई शोबा जो है उसका कौमी मईशत में हिस्सा तकरीबन 25% है, लेकिन उससे टैक्स वसूली लेस दैन 1% है, 0.3% है। तो अब सूबाई हुकूमतें और वफाक मिलकर नेशनल फिस्कल पैक्ट के तहत ये वसूली शुरू करेंगी। और हमें ये भी बताया गया है कि नए माली साल के बजट के हवाले से अगर किसी सेक्टर को रिलीफ देना है, सब्सिडी देनी है, उसको रियायत देनी है या टैक्स छूट देनी है, तो उसकी अप्रूवल भी IMF से ली जाएगी और उसके बदले में दीगर शोबों पर जो पहले से लोग टैक्स अदा कर रहे हैं उन पर इजाफी बोझ डाला जाएगा। तो काफ़ी सख्त किस्म का बजट होगा और उसमें जो मेजर्स प्रपोज किए गए हैं उससे लगता यह है कि महंगाई का तूफान आएगा। पहले ही मुल्क के अंदर जो माशी शरह नमू है उसकी रफ्तार काफ़ी सुस्त है और IMF ने ये प्रेडिक्शन की है कि अगले माली साल भी ये सुस्त रहने का इम्कान है और इन्फ्लेशन रेट पहले ही डबल डिजिट तक जा चुका है और आने वाले बरस में भी महंगाई में इजाफे का तखमीना लगाया गया है। जी सही। शकील, ये भी बताएगा कि जो बजट की तो तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों से अवाम पर कितना बोझ बढ़ सकता है? देखिए, आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगाई उनको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि IMF ये भी कह रहा है हुकूमत पाकिस्तान से कि जनरल सेल्स टैक्स जो है उसकी शरह बढ़ाई जाए, 18% स्टैंडर्ड रेट किया जाए और 2000 अरब रुपये इजाफी वसूल किया जाए। और आपको मालूम है कि जब GST बढ़ता है मुख्तलिफ अशिया पर, वो अक्रॉस दी बोर्ड तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गरीब है, मतवसत तबका है, अमीर तबका है, तो सबसे वो जो है टैक्स वसूल किया जाता है। तो उससे तमाम जो अशिया हैं, अशिया खुर्दोनोश से लेके रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, वो सारी महंगी होने का खदशा मौजूद है। पहले ही पेट्रोलियम लेवी जो है उसने काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया है एक गरीब तबके को, कॉमन मैन को, क्योंकि लेवी की शरह बढ़ाने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, उससे ट्रांसपोर्ट किराए बढ़े, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुतासर हुआ है, आवाम की जेबों से इजाफी पैसे निकलवाए जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा हुकूमत ने रिलीफ दिया है 5 रुपये का, लेकिन उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा पॉजिटिव, क्योंकि जब बढ़ाया गया था पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा किया गया था तो वो काफ़ी ज़्यादा किया गया था, लेकिन रिलीफ जो है वो ना होने के बराबर है, इससे कोई ख़ास इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। अगले माली साल के बजट में चूँकि टैक्सेस की भरमार है, फुली लोडेड ये बजट होगा टैक्सेस के हवाले से, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू के काफ़ी ज़्यादा बड़े अहदाफ फतह किए गए हैं। तो अल्टीमेटली ये सारा पैसा जो है वो आवाम की जेबों से निकाला जाएगा और हुकूमत चूँकि टैक्स नेट एक्सपेंड नहीं हो रहा, FBR जो है उस तरह एफर्ट नहीं कर रहा, और जो दावे किए गए थे कि हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं और टैक्स नेट में तोसी की कोशिशें कर रहे हैं और टैक्स वसूली की जाएगी, टैक्स ना दहिंदगान को पकड़ा जाएगा, लेकिन अमली तौर पर ऐसे इकदाम हमें सामने नज़र नहीं आए। तो अब यही है कि वज़ारत ख़जाना और FBR जो है वो IMF की मुशावरत से और उनकी डिक्टेशन से आप कह लें कि एक बजट तैयार कर रहे हैं, और ये बजट जब पार्लियामेंट के अंदर जून के पहले हफ्ते में पेश होगा उसकी तफसीलात सामने आएंगी। लेकिन अब तक जो डिटेल सामने आई उससे यही लगता है कि महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, महंगाई मज़ीद बढ़ सकती है। शकील, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क की मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की समा से खुसूसी गुफ्तगू। ब्यूरो चीफ लाहौर ज़िशान बख्श से गुफ्तगू में कहा कि PTI की मौजूदा क़यादत खुद बानी PTI की रिहाई में बड़ी रुकावट है। उनका कहना था कि PTI रहनुमाओं की तवज्जो बानी की रिहाई की बजाय वजारतों और ओहदों पर मरकूज है। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि मार्के हक और ईरान अमरीका कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने दुनिया में अपना मुस्बत किरदार मनवाया। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और सीनियर सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बढ़िया। मुल्क की मौजूदा मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि जो पहले मशरकी सरहद के मामलात और मगरबी सरहद के मामलात, मौजूदा जो हुकूमत है क्या ये अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या फिर कोई नई कौमी हुकूमत इन हालात में बेहतर तरीके से मुल्क को आगे लेकर जाएगी? मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो इस वक्त इसकी बका के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, और अगर यही कारकर्दगी जारी रहती है तो फिर या हुकूमत रहेगी या इस मुल्क के अवाम रहेंगे। अवाम को बचाने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो पीछे हट के एक ऐसा निज़ाम बनाए मुल्क के अंदर जिसकी वजह से मुल्क की मईशत भी संभले और मुल्क के अवाम को सांस लेने की गुंजाइश मिले। PTI की इदारों से टकराव की जो पॉलिसी थी, आप समझते हैं कि ये वो गलती थी, ये वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से बानी की सियासत और PTI की सियासत है वो ऐसी डगर पे चली कि आज वो इस हालात में है सब? मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासी कुव्वत जो होती है वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव नहीं करती, बल्कि उसका टकराव अपनी सियासी कुव्वतों से होता है। मैंने तो यही इमरान खान साहब को हमेशा कहा कि आप क्रिकेट जब खेल रहे होते हैं तो बॉल आप अगले खड़े हुए क्रिकेटर को मारते हैं, ना कि अंपायर के सर को मारें। आज भी हुकूमत की पूरी कोशिश है
کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ٹکراؤ ختم نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر یہ ختم ہو گیا تو حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان جو ایک پل کا کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیں سپہ سالار کی جو اس سارے ایشو کے اوپر ایک بات جو نظر آتی ہے شکل سے بھی اور ان کی گفتگو سے بھی، کہ ان کا کنسرن پاکستان ہے۔ جب پاکستان کے اوپر آپ فوکسڈ ہوں اور پاکستان کے مفاد پہ فوکسڈ ہوں تو دنیا بھی سمجھ لیتی ہے کہ آپ ہی ہیں جو اس لے کے چل رہے ہیں۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کو بھی عزت مل رہی ہے، پاکستان کی افواج کو بھی عزت مل رہی ہے، ہمیں بھی عزت مل رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے، ایک طرف چیئرمین ہے، ایک طرف وزیر اعلیٰ ہیں، ایک طرف صوبائی صدر ہیں جنید اکبر، یہ اس سب کے سب جو لوگ ہیں یہ اس وقت کس نقطے پر متفق ہے؟ بانی کی رہائی کے اوپر ان کی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی جو کارکن ان کی طرف ہے۔ ویسے تو ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، میں سب کو نہیں کرتا، لیکن اگر آپ دو لفظوں میں پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بانی کی رہائی میں ایک حکومت رکاوٹ ہے اور ایک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ رکاوٹ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس دن وہ باہر آ گیا ہمیں تو وہ ٹانگ دے گا، اور وہ اس وجہ سے جو ہے کسی کیا انٹرسٹ ہے 6 مہینے بعد ایک جلسہ رکھ لیتے ہیں کہ یہ پی ٹی کی بانی کی رہائی۔ او یار اس سے تو بہتر ہے تم اپنی حکومت میں ہی پرفارم کر دو، کوئی عوام کا ہی بھلا ہو جائے۔ نہیں، وہ اینکیں لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں اور 6 مہینے بعد ایک جلسہ رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ ہماری کارگزاری۔ اس وقت پاکستان کو ہیلنگ ٹچ چاہیے۔ ہیلنگ ٹچ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ایک مفاہمت کا راستہ کھولیں۔ اچھا درانی صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سیاسی ہے، معاشی ہے، یا ریاستی اعتماد کا ہے؟ دیکھیں جی، معاملہ تو صرف اور صرف معاشی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ریاستی اعتماد لے کے کیا کریں گے؟ انہی کو دیں گے جن کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معیشت کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کی اپنی معیشت پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان کا مسئلہ معاشی ہے، پاکستان کا مسئلہ معاشی ہے، پاکستان کے عوام کا مسئلہ غربت ہے، مفلوق الحالی ہے، ان کی عزت اور احترام تک ان سے چھین لی گئی ہے۔ پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت ان کے حوالے کیا جائے جن کی اپنی معیشت پاکستان کے اندر ہے۔ اسلام آباد نے واشنگٹن اور تہران میں جو برج کا رول پلے کیا ہے، کیا اس سے ہم اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے عالمی قوتوں سے کوئی فائدہ لے سکیں گے، یا یہ صرف ایک اسٹریٹجک یوزیج ہی ہوگا ہمارے لیے؟ پوری دنیا پاکستان کو آج کے دور میں اس چیز کے لیے مجھے پتہ ہے حکومتیں کس طرح چلتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے اپرچونٹیز کے دروازے نہیں، فلڈ گیٹس کھل سکتے ہیں، لیکن یہ حکمرانوں کے ہوتے ہوئے وہ نہیں کھلیں گے۔ پوری دنیا کا پیٹرول ہمارے جھنڈوں سے گزر رہا ہے، ہاں، ہمیں امینٹی انہوں نے دی، اور ہمیں دنیا میں مہنگا ترین پیٹرول ہماری حکومت بیچ رہی ہے اور ان آئل کمپنیوں کو دے رہی ہے پیسے جو کہ ان کی اپنی ہیں۔ پاکستان کے اندر مہنگی ترین بجلی ہمیں دی جا رہی ہے ان کمپنیوں کی وجہ سے جو ان کی اپنی ہے۔ پاکستان بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ان کو ہم نے پیسے دینے ہی دینے اور ڈالرز میں پے کرنے۔ پاکستان میں سولر سے ہم نے پیدا کرنے کی کوشش کی، یہ اس کے اوپر ڈاکہ لگانے کی۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے محمد علی درانی صاحب نے واضح کیا کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے اور موجودہ جو قیادت ہے، خاص طور پر فیلڈ مارشل جس طریقے سے پاکستان کو خطے میں ایک اہم رول میں لے کر آئے ہیں، اس سے آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر مزید بہتری کے امکانات بھی پیدا ہوں گے۔ پاکستان میں اس وقت انرجی کا بحران ہے، ٹیکسز اور شرح سود بہت زیادہ ہے، امن و امان کی صورتحال بھی سرمایہ کاروں کے لیے مسئلہ ہے۔ حکومت ان چاروں چیزوں کو ٹھیک کرے گی تو سرمایہ کاری آئے گی۔ معروف بزنس مین عارف حبیب کی پروگرام اکانومی میٹرز میں گفتگو، کہا ہر معاشی سرگرمی میں حکومت پارٹنر ہے۔ جو ہے پاکستان میں انرجی پرائسز جو ہے وہ ہائیسٹ ان دا ریجن ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ٹیکسز ہائیسٹ ان دا ریجن ہے، انٹرسٹ ریٹس بھی جو ہے ہائیسٹ ان دی ریجن ہے۔ پھر ہمارا ایک چیلنج لا اینڈ آرڈر کا ایشوز ہے فارن انویسٹرز کے لیے اور لوکل انویسٹرز کے لیے بھی۔ تو یہ 4 چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کریں گے تو پھر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے۔ انرجی پرائسز میں گورنمنٹ نے وعدے کیے ہیں، کچھ انہوں نے انیشیٹو بھی لیا ہے، مزید اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آپ کنزمپشن کو جب بڑھائیں گے تو کیپیسٹی پیمنٹ اسپرڈ ہو جائے گا اور وہ کاسٹ نیچے آ جائے گی، ٹیرف کم ہو جائے گا، تو نہ صرف یہ ہے کہ ہم مزید انویسٹمنٹ کے قابل بھی ہو جائیں گے اور ہم ایکسپورٹ میں کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے۔